हेलो बच्चों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट विद देवभूमि उत्तराखंड में। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को देखते हुए एक क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है और हमने वो वाले क्वेश्चन लगाए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन इसी पेपर से या इस टाइप के बनेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे यही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, लेकिन तरीका ऐसा ही होगा, निकालना ऐसा ही होगा, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी जो ये हल्का छोटी सी जो प्रयत्न हमने किया है ये आपको बेहतर लगेगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। और हम कोशिश करेंगे कि अगर इसमें सीरीज़ में या इस वाले पेपर में हमें अगर बेहतर रिस्पांस मिलता है, हम कोशिश करेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम 2-3 पेपर लगाने के प्रयत्न करेंगे और 1-2 क्वेश्चन पेपर और बनाएंगे। और साथ साथ साइंस का पेपर भी हम लेके आएंगे जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन बना रखा हमने, ये कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है। तो 96 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। दो दो से देंगे यानी 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 से 12 टाइम जाएगा, 2 से 6 टाइम जाएगा, 2 से 3 टाइम जाएगा एंड 3 1 जा 3। यानी आपके पास जो 96 इक्वल टू आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। दूसरा आपके पास 404, 404 2 2 टू जा 4 0, 2 टू जा 4, 2 से 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 और 101 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो आपके पास कितना आया 404, 404 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 101। तो जो आपका एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी देखो जो जो जितने कॉमन है उतने लिखेंगे, दो दो है ना, यहाँ पे दो है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा एचसीएफ 4। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या दे रखा उसने उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16, इतना समझ में आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या इक्वेशन दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी आई 2, बी की वैल्यू कितनी आई -4 एंड जो आपके पास सी आ रहा ना, सी कितना आ रहा 3। अब आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है ना, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपकी b की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू है 3। तो कितना आया -4 का स्क्वायर आता है 16, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जो कि d की वैल्यू आई -8, d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना आया -8। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एपी दे रखा है -5 -1 3 7 में सारवंतर लिखिए। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसमें सारवंतर निकालना है। एपी लिख देते हैं, दोबारा देख लो आप ध्यान से, मैं अब इस कॉपी में लिख रहा हूँ। एपी इक्वल टू दे रखा -5 -1 3 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 4 एपी दे रखा है -5 -1 3 7।
तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, A1 बराबर आ गया -5, A2 बराबर कितना आया -1, डी बराबर यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, डी यानी सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस, अब ये ऑलरेडी माइनस है तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ कितना आया -1 + 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डी की वैल्यू कितनी आई 4, तो सार्वंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप सर्वांग सम, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट। बस सीधी सी बात है, सभी वर्ग कॉन्ग्रेंट तो होंगे नहीं, सर्वांग सम तो होंगे नहीं, तो सभी वर्ग क्या होंगे सिमिलर होंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 का मान होगा, एवेल्युएट sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60, इसका मान निकालना है आपको। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा क्वेश्चन तो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60, इसका मान आपने निकालना है। भाई sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू इसका मान कितना है, इसका भी 1/2 होता है, प्लस इसका मान कितना होता है √3/2, और इसका भी कितना होता है √3/2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये 1 × 1, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, ये तो आ गया 1/4, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये आ गया 3/4। भाई 3/4 कैसा है, √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है √3 का स्क्वायर, जो कि होता है 3। जब हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम आया 4, ऊपर आया 1 + 3 इक्वल टू आया 4/4, जो कि वैल्यू आई 1। उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध लिखिए। क्या बोला, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रिलेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये होता है त्रिमाध्यिका, पहले हिंदी में लिख देता हूँ, त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी ये हुआ आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये आपके पास इसका रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शंकु का आयतन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1/3 πr² h, क्या होता है 1/3 πr² h होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। भाई किसी सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी का योग कितना हो, 1, कोई समस्या नहीं, डायरेक्टली 1 लिखना, आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगी। 10वां क्वेश्चन है, Px1y1 और Px2y2 के बीच की दूरी निकालनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Px1y1 एंड Qx2y2, यानी आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, आपको निकालना PQ बराबर क्या हो जाएगा, Px2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना था और आपका आंसर सही हो जाता और आपको 1 नंबर मिल जाते। तो यहाँ तक हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये कह रहा है 30 टर्म ऑफ द AP 1074 इज, यानी AP 1074 का 30वां पद निकालना है। AP दे रखिए 1074। क्वेश्चन नंबर 11, AP है आपके पास 10, 7 और 4, आपको क्या निकालना है, A30 निकालना है आपको, यानी A बराबर कितना है 10, D बराबर कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू है -3, ठीक है ना, D निकल गया। तो आपको क्या निकालना, n बराबर, ये क्या है n है ना, तो n बराबर कितना है 30, तो A30 निकालना है। A30
क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो ए 30 बराबर आ गया ए यानी 10 प्लस एन माइनस वन 30 माइनस वन इंटू डी यानी माइनस का 3, जो कि आया 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, यह आया 10 माइनस 29 3 जा होता है 87, माइनस इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया माइनस 77। तो ए 30 की वैल्यू कितनी आई? माइनस 77। 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए और उसके जिसके दो बराबर मूल है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे, हमें बाद में जब हमने क्वेश्चन देखा तो देखा हमें यहाँ पे लिखा नहीं था, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है। आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस kx। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? k का मान निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे d बराबर कितना दे रखा है? 0। d बराबर कितना है? 0। d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। इसका मान कितना है? 0 के बराबर है। b कितना है? b यानी कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस k का स्क्वायर यानी x का गुणांक, माइनस 4a यानी x² का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ x² 2, और c यानी कांस्टेंट टर्म यानी 3 इक्वल टू कितना? 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 8 24 बराबर आ गया 0। तो k² बराबर कितना आया? 24। k की वैल्यू कितनी आई? k की वैल्यू आई √24। √24 यानी √4 गुणा के 6, तो k का मान आया 4 का 2 बाहर √6। तो ये आ जाएगा आपका k का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लगा चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। भाई क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपके पास? क्वेश्चन नंबर 13, एक तो आपके पास रेडियस दे रखी है, रेडियस r, त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक तो और दूसरा क्या रखा है? एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर यानी थीटा बराबर दे रखा है उसने 60 डिग्री। निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और कितना होता है? ये होता है आपका θ/360 πr²। रखो थीटा की वैल्यू 60/360 पाई यानी जब तक देना रखा हो 22/7 रखेंगे। r² यानी 6 का वर्ग, तो यहाँ कितना 6 टाइम कटा, ये आया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36। इस 6 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम, जो कि आया 22/7 इंटू 6, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये आ रहा है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? देखो कितनी कितनी है? 3 क्या है? 3 दे रखे इसने लाल और 5 दे रखी काली, तो कितनी हो जाएंगी? 3 + 5 इक्वल टू 8। ठीक है ना? यानी कुल बॉल यह आ जाएगा, कुल गेंदें कितनी है? 8। तो और नंबर ऑफ रेड, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 3। यानी लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है? 5। यानी काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है? 5।
अब उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि एक लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो, P यानी P रेड बॉल, P लाल गेंद, तो लाल गेंद यानी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 8, तो 3/8 आ जाएगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसने कहा P नॉट रेड, यानी लाल नहीं है, लाल नहीं, तो लाल नहीं है तो कौन सी हो जाएगी भाई, लाल गेंद नहीं है तो काली होगी ना, और टोटल गेंद तो 8 ही है, तो 5/8 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 इसने कहा, अब देखो यहाँ तक 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 से आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन है। ये कह रहा है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9। आपके पास HCF दे रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 15 क्वेश्चन नंबर 15 HCF कितना 306 एंड 657 इक्वल टू है 9। आपको क्या निकालना है, उसने कहा LCM निकालना है किसका 306 एंड 657 का LCM निकालना है। यहाँ तक समझ आ गया? भाई होता क्या है, फर्स्ट नंबर या आप कह सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर ये है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो यहाँ पे LCM दे रखा 9। LCM कितना है, LCM आपको निकालना है इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 और ये कितना है 657। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है ना। तो अब आगे क्या करेंगे, LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा 306 इंटू 657/9। तो LCM बराबर क्या आया, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा, ठीक है ना। तो ये आया 34 इंटू 657 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22338। तो इसका जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा 22,338। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या बोला उसने, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें क्या करना है, वो एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 16। लेट द लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ऐसे लिख देते हैं, लेट द लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। सपोज क्या है कि माना बड़ा समपूरक कोण x डिग्री है एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी y डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं। अब आपको पता है जब समपूरक कोण की बात करी है तो समपूरक कोणों का जो सम होता है, दो कोणों का क्या होता है x डिग्री प्लस y डिग्री, यानी दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा ना। इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हमारे पास हमें पता है कि भाई जो संपूरक कोण होंगे उनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, x डिग्री में से जब हम y को पहले बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को हटा रहे तो हमें 18 डिग्री मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 2, इतना समझ आ गया। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 18 डिग्री मिल रहा है।
अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, पहली वाली इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर था आपके पास कितना 180, और x माइनस वाई बराबर आया आपके पास 18। सॉरी ऐड करेंगे, ऐड क्यों, क्योंकि पहले साइन चेंज है, सॉरी ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज है, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा 198, तो x बराबर आ जाएगा 198/2 यानी 99 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई है। जब x की वैल्यू निकल गई है तो यहां से हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे, हमारे पास समीकरण 1 ये है x प्लस वाई, तो यानी 99 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 180। ठीक है ना, तो 99 प्लस वाई इक्वल टू 180 आया, तो y की वैल्यू कितनी आई 180 माइनस 99, तो y डिग्री इक्वल टू आ गया 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81, यानी जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आई आपके पास 99 डिग्री एंड y इक्वल टू आ गया आपके पास 81 डिग्री। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 18 डिग्री मिल जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमने उसने कहा था दो सप्लीमेंट्री एंगलों का सम, दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे जिसमें जो लार्जेस्ट एंगल बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आपको वो एंगल निकालने थे, तो वो हमने एंगल निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो हमें इसके पहले हमारे पास a भी नहीं है और d भी नहीं है, a और d मिलेगा तो हम क्या करेंगे, n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन है आपके पास, एक तो दे रखा है उसने S7 इक्वल टू कितना है 49, दूसरा क्या दे रखा है S17 कितना है 289। S7 यानी भाई आपको पता है जो आपके पास Sn होता ना, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। यहाँ से कितना आया, ये आया आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 ऊपर 7 नीचे, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, ये आया a प्लस 3d इक्वल टू आया 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो इस 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू आ जाएगा 14/2 यानी 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। दूसरी इक्वेशन देखो S17 का मतलब क्या है 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 289। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू आ जाएगा 289 इंटू 2/17। इस 17 से 17 टाइम कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू आ जाएगा 34, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17, यानी a प्लस 8d इक्वल टू आ गया 17, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं। जब दो इक्वेशन मिल गई है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, देखो सब्ट्रैक्ट करने का रीज़न क्या है, हमें ए तो मिल चुका है लेकिन साइन सेम है, तो साइन सेम है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखो पहले a प्लस 8d इक्वल टू 17, दूसरी इक्वेशन लिखी a प्लस 3d इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 3 गया 5d और 17 में से 7 गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आई 10/5, d की वैल्यू आई 2।
ठीक है, इतना समझ आया। डी की वैल्यू जब 2 आई तो यहाँ पे रखो, इधर ही कर लेते हैं इसको। डी कितना आया, डी इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का मान हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में रखने पर। जब हम इसका मान समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये वाली, ये तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी यानी 2 इक्वल टू आ गया 7, a प्लस 6 इक्वल टू आ गया 7। तो a की वैल्यू कितनी आई, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब जब a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई, तो आप क्या निकाल सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं, n पदों का योग। Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2, 2a यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी आपके पास है 2। तो कितना हो जाएगा, n/2, 2 1 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस का 2, 2 1 2 प्लस माइनस कैंसिल, ये आया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आया n इंटू n इक्वल टू आ गया आपका n²। तो Sn बराबर कितना आया, n², यानी n पदों का योग कितना होगा, n² होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। फिर दोबारा देख लेना, आप पॉज करके देखते रहना, दोबारा इसको रिवाइंड कर देना और बार बार देखते रहना अगर समझ में ना आए तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ए क्यूबिकल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है, एक तो हमें क्या निकालना है, हेमिस्फीयर की डायमीटर निकालनी है, दूसरी इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी अर्धगोले का व्यास और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिख देंगे। क्या क्या चीज़ें हमारे पास दे रखी है, हमारे पास दे रखी है एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी घनाकार ब्लॉक की भुजा या घनाकार, इसने क्या लिखा है, ब्लॉक ही लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी अब देखो हमारे पास ये ब्लॉक है, कोई चित्र बना दो ऐसे, ये क्या है, एक घन है ना, और इस टाइप से घन बना हमारे पास, इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बोले तो अर्धगोला। अब इसकी जो डायमीटर होगी यही तो होगी, ये कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर सारी, तो ये भी तो 7, यहाँ से यहाँ भी तो 7, देखो ना ये 7 है ना, तो ये भी तो 7 होगी, यहाँ से यहाँ नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे कि जो इसलिए अर्धगोले का व्यास, इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, ब्लॉक की भुजा यानी 7 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, चाहे तो इंग्लिश में लिख दो, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जब ये मिल गया हमें, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस r बराबर
7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास ठोस का पृष्ठीय, अब ये पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस क्या हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर यानी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ देखो ये सर्किल है ना, यानी इसको हिंदी में लिखूंगा मैं तो ये हो जाएगा आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ए बोले तो अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी भुजा क्या है, ए है, 6a² प्लस इसका क्या होता है 2πr² माइनस सर्किल का क्या हो जाएगा πr²। तो यहां से कितना आ जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², तो πr² बच जाएगा। तो ए की वैल्यू 7 है, इक्वल टू ए भी लिख दो इसको, भुजा ए इधर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए भी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, ए बराबर 7। तो यहां से देखो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × 3.5 × 3.5। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया 6 × 49 प्लस 22 7 5 0.5 बना इंटू 0.5 इंटू 3.5। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 294 और ये आ रहा है 22, 22 पंजे 110, 110 यानी 11.0 और इससे करेंगे तो 11 पंज 55 का 5 हासिल लगी 5, 11 के 33, 5 38, तो ये आ रहा 38.5 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को। और ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह, नंबर 2 एक तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता और पान का गुलाम। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। Find the possibility of getting off a first a king of red color, second a face card, third a red face card, four a jack of heart। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो जो कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, यानी पत्तों की कुल संख्या, सीधे लिख दो पत्तों की कुल संख्या इक्वल टू 52। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ साथ साथ, इंग्लिश वाले साथ साथ लिखते रहना। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम आ गया। अब ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, यानी लाल रंग के बादशाहों की संख्या, लाल रंग के बादशाहों की संख्या। भाई लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, दो होते हैं ना, तो सीधी सी बात है फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 2 होगा ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, लिखना है लिख दो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं। तो P लाल रंग का बादशाह, P लाल रंग का बादशाह, यानी लाल रंग के बादशाहों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, जो कि आई आपके पास कितना 1/26। पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट,
अब नंबर ऑफ फेस कार्ड, कुल तस्वीर वाले पत्ते। सेकंड, नंबर ऑफ फेस कार्ड यानी कुल तस्वीर वाले पत्ते। भाई कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, कितने हैं? तीन, एक में होते तीन तीन तीन, यानी कितने हुए? 12, 12 हुए ना। तो अब हमें क्या निकालना है? तस्वीर वाला, और पत्तों की संख्या कुल कितनी है? 52। तो P तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी? तस्वीर वाला पत्ता, इसके आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/52। 12/52 यानी 4 से काटेंगे तो 4×52, सॉरी 4×12 और 4×13 3/13 आ गया। ठीक है ना। अगला थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, ये कह रहा है नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, यानी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। भाई लाल रंग के, भाई जब टोटल आपके पास 12 हैं तो लाल रंग के कितने? 6 हो जाएंगे। तो पी तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। भाई लाल रंग की तस्वीर 6 और कुल पत्तों की संख्या 52, तो कितना आया? 3/26। ठीक है ना। अब लास्ट पार्ट क्या है इसका? लास्ट पार्ट कह रहा है अब नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, यानी पान के गुलामों की संख्या। पान के गुलामों की संख्या। भाई पान के गुलामों की संख्या कितनी है? 1। तो P क्या निकाला है? गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट। आप इंग्लिश वाले साथ साथ सुनते रहना। P गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट, यानी P पान का गुलाम। कितना आ जाएगा? पान के गुलामों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या 52। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखी है और √3 की वैल्यू भी दे रखी है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सिगमेंट ऑफ द सर्किल। तो हमें क्या निकालना है? एक तो माइनर सिगमेंट एंड मेजर सिगमेंट निकालना है इसका। ठीक है ना, सर्किल का। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास क्या दे रखी है? इसकी रेडियस दे रखी है, यानी त्रिज्या। रेडियस R इक्वल टू कितना बोला उसने? 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब आप यहां पे एक सर्किल बनाओ। ये हमने एक सर्किल बनाया, एक ये है और एक ये है। ये O है, ये A है, ये B है, इधर बीच में भी C डाल दो। इस टाइप से आपको माइनर सिगमेंट ये है माइनर, ठीक है, सिगमेंट। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट, ठीक है, ये मेजर सिगमेंट। हमें पहले इस माइनर सिगमेंट का निकालना, इस वाले का, छायांकित भाग का। ये एंगल उसने दे रखा, ये है आपके पास 60 डिग्री। ये वाली दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री। अब ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAB, ये बीच वाला ट्राइंगल दिख रहा है OAB, ये वाला, ये तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल में देखो आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी है? OA इक्वल टू OB। OA इक्वल टू OB क्या है? इक्वल रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या लिखेंगे? इक्वल रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है ना, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं। अब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं OAB, क्या बोल रहा हूं मैं? OAB ये वाला कोण इक्वल टू हो जाएगा OBA।
ओ बी ए इसके बराबर। अब जब इसके बराबर हो जाएगा तो अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आया 180। इसको लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, ए एस पी लिख दिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था हिंदी में, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं लिखना है, लिख देना। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ लिखेंगे ओ ए बी प्लस, अब ओ बी ए किसके बराबर, ओ ए बी के, तो इसको भी मैं ओ ए बी कह दूंगा, प्लस ए ओ बी इक्वल टू आ गया 180। इन दोनों को जोड़ा तो 2 एंगल ओ ए बी प्लस इसका मान आया 60, इस दे रखा ना उसने 60 डिग्री, बराबर आया 180। तो 2 एंगल ओ ए बी बराबर आया 180 माइनस 60, जो कि आ गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो एंगल ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब जितना ये है उतना ये, यानी इसका मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, कि त्रिभुज ए ओ बी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। लिख दो हिंदी में भी, त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। जब यहां तक समझ आ गया तो अब आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी किसका निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, निकाल के रख दो ताकि बाद में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो यहां तक कर दिया आपने, अब आप आगे बात करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, जिसको आपने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आया। भाई क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, जो कि हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 225/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, ये 4 हो गया, √3 हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना इस वाले का, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या लिख रहा हूं मैं, सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हिंदी में भी लिख देता हूं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। कितना आया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पाई बाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल अभी निकाला था आपने 225 √3/4। इतना समझ आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना आ जाएगा 60/360 गुणा गई 22, सॉरी इसकी वैल्यू दे रखी है शायद इसने ना, इसकी वैल्यू दे रखी क्या, हाँ, पाई इक्वल टू 3.14 और √3 की वैल्यू भी दे रखी है इसने 1.73। तो पाई की वैल्यू कितनी है, कितना 3.14 इंटू आर कितना दे रखा, आर है आपके पास 15 का वर्ग माइनस 225/4 और गुणा आ जाएगा 1.73। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट कर दो इसको, 0 से 0 6 × 36, तो इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद ये आ रहा आपका 3.14 गुणा, इसको मैंने 2 बार लिखा, 15 गुणा गई 15 बटे में लिखा 6 माइनस इसको लिखा जैसे का वैसे लिख दिया
और गुणा 1.73 बाई में लिख दिया 4। ठीक है ना। अब आगे जब हम बात करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 117.75 माइनस, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 97.31 और ये टोटल आया आपका, हाँ टोटल आया आपका 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला वाला पार्ट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भाई आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो इस सर्किल है ना इस पूरे में से जो निकला उसको घटा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना आ रहा है, यह आ रहा है आपके पास 3.14 इंटू 15 स्क्वायर माइनस ये तो आया था आपके पास कितना 20 दशमलव का ये 20.44। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है आपका, आप भी पॉज करके करो, मैं भी पॉज करके कर रहा हूँ, 706.5 माइनस 20.44 तो ये आ रहा है आपका 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख लेना इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था और सब कुछ दे रखा है, रेडियस दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अब हमने इसको इस टाइप से सबसे पहले इसके एंगल निकाले, हमने इसको देखा कि भाई ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो उसका एरिया क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, तो हमने इसको एरिया निकाल के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया, तो यहाँ से कैलकुलेट करके ये आया। उसके बाद हमने लघु दीर्घ का निकालना था, तो पूरे सर्किल में से जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था या लघु वृत्तखंड का क्षेत्र उसको घटा के इतना आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका, 20 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ट्रायंगल ADC इक्वल टू BAC है, दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। इंग्लिश वालों के लिए, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC such that angle ADC equal to angle BAC show that CA square equal to CB into CD। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें इधर की जो इन्फॉर्मेशन है, ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना दो, क्वेश्चन नंबर 21 लिख दो। इस टाइप से एक त्रिभुज बनाया, नाम लिखा ABC। दूसरा कह रहे हैं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ये जो भी बन रहा है ये इस टाइप से बनाया हमने, इस पर ये मान लो ये सीधा बना दिया हमने, आप बना देना, ये D पॉइंट है। तो यहाँ पे इसने कहा ADC, ये वाला जो एंगल है ना ADC, ये किसके है, BAC के, BAC इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी गिवन क्या है, सबसे पहले दिया है क्या क्या चीजें दे रखी है उसने दे रखा है आपके पास ये वाला एंगल, कौन सा, ये एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये दे रखा है उसने। ठीक है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने में क्या आ जाएगा, देखो दो ट्रायंगल जो चीजें हैं कौन कौन से है, एक तो ABC है, इन ट्रायंगल या त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ADC या ADC जो भी बोलना है, DAC, चलो ABC DAC, क्योंकि जहां से हमने एंगल लिया
तो DAC कह देते हैं, DAC। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में, क्योंकि दोनों भाषाओं में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो रेगुलर देखने वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले चलेंगे हम। अब इन दो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ABC में देखो, ABC में क्या दे रखा है, ABC में BAC दे रखा ना, BAC किसके बराबर है, ADC के बराबर है। ये क्या है, गिवन है, दे रखा उसने, दिया है, गिवन है। दूसरा देखो, इधर इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल पड़ रहा है, और जब हम पूरे वाले में जा रहे हैं उसमें भी, तो C इक्वल टू C, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है, ठीक है। जब दो चीजें मिल गई तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलियर है या समरूप है ट्रायंगल DAC। कौन सा नियम लगा, AA। इतना समझ आ गया। जब ये सिमिलियर है तो अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, CA चाहिए, तो यहां से कहां से, इधर से इधर आओ, CA, तो यहां से भी क्या जाएंगे, CD जाएंगे ना, तो CA, तो इस वाले एंगल का CD। देखो मैंने क्या कहा, जब इसमें ऐसे तो इसमें भी ऐसे ही जाना है, इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, CB चाहिए, CB, तो CB यहां से यहाँ जाओ, CB, तो इसका भी इधर से इधर जाना पड़ेगा, CA, ठीक है। जैसे इसमें जाएंगे वैसे इसमें जाएंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ और लिख दिया यहाँ से कुछ और लिख दिया। इसीलिए मैंने जो ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें बेहतर तरीके से बता रखा है, भले ही मैंने पूरी वीडियो नहीं डाली है, लेकिन जितना डाल रखा है उसमें मैंने बेहतर तरीके से बता रखा है। तो अब यहाँ से CA इसके साथ, CA इंटू CA इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा CB इंटू CD, और CA इंटू CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, यही आपको निकालना था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसने कहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द ऑड नंबर बिटवीन 0 तथा 50 के बीच की विषम संख्याएं क्या है, इनके बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और ऐसे करते करते 49 तक जाएंगे, ठीक है ना। यानी इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखेंगे, द ऑड नंबर बिटवीन, the odd number between, कहाँ गया, between 0 to 50, 0 to 50, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। 0 to 50 इतना समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि अब हमारे पास देखा जाए तो AP मिल गई ना, AP मिल गई, यानी जो AP बन जाएगी ना, AP क्या बन जाएगी, 1, 3, 5, 7 और ऐसे करते करते 49, जिसमें आपके पास A बराबर कितना आया, 1, D बराबर कितना आया, 3 - 1 = 2, और N नहीं पता हमें वही निकालना है, विषम संख्या ये है, और निकालना क्या है, ये कह रहा है विषम संख्याओं का योग निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए आपके पास an भी दे रखा है इसने, an कितना है, an है 49, यानी लास्ट टर्म जिसको l भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है ना। तो an 49 = a, 1 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू आई 2, तो जो क्या आया 49 = 1 प्लस 2n - 2, ठीक है ना। अब 2n - 2 आया, इस 2 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, या यहाँ कर दो 49 = 2n माइनस का 1, 2 -2 + 1 -1, 1 को उठा के यहाँ, तो 2n = आया 49 + 1 = 50, तो n = आ जाएगा 50/2
इक्वल टू 25, यानी n की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। अब हमें क्या निकालना है, क्या बोला उसने, फाइंड द सम, यानी योग निकालना है ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो अब हम क्या निकालेंगे, S25 इक्वल टू 25 बाई, भाई एस एन आपको पता है ना, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे देखो n/2 लास्ट टर्म आपको पता है, तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देना। तो n/2 a कितना है 1 और l कितना है 49, कितना आया 25/2 इंटू 50, इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम, तो ये आ गया 25 इंटू 25। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे हैंस सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, लिख दो यहाँ पे, हैंस सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इक्वल टू 625। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 22 क्वेश्चन कर दिए, अब हमारे पास रह गए 6 क्वेश्चन। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी लगाने का। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कर देते हैं, इसी वीडियो में हम इसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर दूसरी सीरीज़ बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर आप बार बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय का 3 गुनी थी। क्या बोला उसने, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय का 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है। 5 years ago नूरी वॉज thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो नूरी एंड सोनू की जो हमें वर्तमान एज है वो निकालनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी बी एक्स, लिख दो, लेट द percentage of Nuri be x and percentage of Sonu be y years। ठीक है ना, कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। एक की x है, दूसरे के फर्स्ट 5 years ago नूरी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, भाई 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, x-5, ठीक है ना। और 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पहले सोनू की आयु y-5, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय का 3 गुनी थी, यही तक करेंगे पहले, ठीक है, 3 गुनी थी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि जो x-5 है ना, जब हम सोनू को 3 से गुणा कर रहे हैं ना, सोनू की आय को, तब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इतना समझ आया, इतना समझ में आया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x-5 इक्वल टू 3y - 15। 3y को इधर ले आओ, x-3y इक्वल टू -15 + 5, जो कि आ गया आपके पास x-3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक हो गया, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात,
अब बाद की बात करेंगे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 ईयर लेटर एगो ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, सॉरी, एज ऑफ नूरी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 x+10 हो जाएगी भाई, उसकी एज में 10 ऐड हो जाएंगे, तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगा, y+10। और अब क्या बोला इसने बोला आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो x+10 है ना, ये 2 × y+10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x+10 = 2y+20, इसको उठा के यहाँ x - 2y = 20 - 10, तो x - 2y = आ गया आपका 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ x सेम है, तो इनको हटाने का प्रयास करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस करने का रीजन क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम साइन है, तो समीकरण 2 नेगेटिव करेंगे, तो x - 3y = -10 और x - 2y = पॉजिटिव का 10, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, साइन बड़े वाले का, तो -y = -20, y = 20 आ जाएगा। ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान है ना, इसको किसी भी समीकरण में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये x - 3y = -10, तो क्या रखा, x - 3y 3 × 20 = -10, यानी x - 60 = -10, तो x आया -10 + 60, x की वैल्यू आई 50, तो x कितना आया, 50 आया, y कितना आया, 60। तब हम क्या लिखेंगे, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, 6 नंबर का क्वेश्चन है और 95% चांसेस हैं इसके बोर्ड एग्जाम में आने के। देख लेना, मैं धीरे से सरका रहा हूँ आगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए ट्री ब्रेक्स आर ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग and an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, लगभग 10 में से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये मान सकते हैं 10 में से 8 बार, 80% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, अब आप सबसे पहले एक पेड़ बनाओ। मान लो ये पेड़ रहा होगा, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है और ये उसका जमीन है। यहां से जो ये डॉटेड पार्ट है ये टूट के इधर गिर गया, ये ठीक है। इधर नाम दे दो, नाम क्या दे सकते हैं आप, नाम मान लो इधर है ए, ठीक है, जो पहले पूरा खड़ा था। बी, इधर सी डाल दो, ये पूरा ABC एक पेड़ है, इस टाइप से पूरा पेड़ था, जब टूट गया AC हिस्सा टूटा तो ये इधर गिर गया। और ये किसके साथ, इधर जब जमीन पे टूटा ना, इधर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ ये है। और जिसको छू रहा ना
ये 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ 8 मीटर की दूरी पे है। तो अब आप कह सकते हैं भाई कि जो आपके पास थीटा है ना, थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल हाइट चाहिए। टोटल हाइट किसकी, BC और जो AC है यानी AB की चाहिए, AB चाहिए मुझे, AB क्वेश्चन मार्क। लेकिन AB बराबर किसके है, AB बराबर है BC प्लस AC, और जो AC है ना वो किसके बराबर है, AC है CD के बराबर। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इतना समझ गए। अब आप किसमें सबसे पहले जाएंगे, हम ये निकालने के लिए हम लिखेंगे लेट, माना BC इक्वल टू H, BC इक्वल टू H लिखा हमने। BC इक्वल टू जब H लिखा तो हम किस में जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है 10 में। तो थीटा इक्वल टू 30, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, इसमें थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, DB या BD जो भी लिखना है कितना आया 8 मीटर। दूसरा BC बराबर H, ये हमने ले रखा है, माना लेट कर रखा हमने, मान रखा हमने। तो किस में जाएंगे 10 में, 10 30, ये 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है BD। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू दे रखी है हमने H, और ये कितना 8, तो H इक्वल टू कितना आया 8, उठ के इधर आ जाएगा 8/√3। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये वाली चाहिए ना, मान लो ये x है इस हाइट को। अब हम कह रहे हैं लेट CD इक्वल टू x, CD इक्वल टू x। जब CD x है तो फिर किस में, अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में जाएगा कॉस में, और क्या लिखेंगे हम cos 30 इक्वल टू बेस यानी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है लिख दो BD, कर्ण कितना है CD, तो कितना आया ये आता √3/2 इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, BD है 8 और इसकी वैल्यू कितनी है x ले रखी हमने। जब x इधर जाएगा बाकी नीचे तो x इक्वल टू आया 16/√3, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और √3 नीचे आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू इतनी आई x और h की वैल्यू इतनी आई, ठीक है ना। तो इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर h प्लस एक्स, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी h प्लस एक्स, h कितना है 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम कितना आया √3, ये कितना आया 8 प्लस 16 जो कि कितना आया 24/√3, 24 यानी 8 इंटू 3/√3, इस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसका बी पार्ट भी दे रखा हमारे पास और वाला, उसको भी करते हैं। और वैसे कम ही पूछा जाता है लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसे लग रहा है कि ये इस बार आ सकता है 6 नंबर में, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी दिया है। और मैं इसको हिंदी में ही समझाऊंगा, ज़्यादा बेहतर होगा हिंदी में समझाना इस क्वेश्चन को। मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हम हिंदी मीडियम में ही समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है तो डबल उसमें लिखने में बहुत समय लग जाएगा। क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार को पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब हमें टाइम निकालना है। पहले क्या बोला उसने 6 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पे चित्र बनाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर और वाला पार्ट है 24 का, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे कोई आदमी है, ये मीनार है, ये कोई रोड है,
यहाँ से एक आदमी, एक कार यहाँ पे आ रही है, यहाँ से देखा उस आदमी ने, तो यहाँ से, तो जो ये एंगल बना ना, डिप्रेशन एंगल बोलते हैं अवनमन कोण को। देखो जब भी अवनमन कोण की बात आए तो इस लाइट की लाइन बना देना। जो ये एंगल है ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री। इधर ए डाल दो, इधर बी, इधर सी। अब कुछ समय बाद उस आदमी ने देखा कि वो कार अब यहाँ पहुँच गई है, डी डाल दो इसको। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 6 सेकंड लगे। कितना टाइम लिया उसने, 6 सेकंड। कह रहा ना ये, इसने क्या कहा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। जो ये वाला एंगल है ना, अब ये एंगल ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया डिप्रेशन एंगल। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब हमें डी से बी तक कितना टाइम कार को लगा पहुंचने में। जैसे यहाँ से ए से डी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। तो वैसे ये निकालना है। और मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच। एच दे दो इसको नाम। ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ टावर भी एच। उसके बाद देखो ए से माना कार की चाल बराबर क्या है, वी किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी वी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में डालो क्योंकि सेकंड में है, वी मीटर पर सेकंड। माना कार क्या जा रही है, वी मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। ठीक है, तो ए से डी की दूरी, तो ए से डी की दूरी कितनी होगी भाई, देखो चाल कितनी है कार की, v, समय कितना लगा 6 सेकंड, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6v मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6v मीटर है यहां से यहां। अब हम कह रहे हैं माना डी से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर टी। अगर डी से बी तक पहुंचने में टी समय लगता है तो डी से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, वी टी। चाल गुणा गए समय, वी टी हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी आई, वी टी, और ये एंगल 60 डिग्री था। तो अब हम किस में जाएंगे, अब देखो अब सब चीज़ मिल चुका हमें, डिस्टेंस मिल चुकी जो हमें चाहिए थी, अब हम निकाल सकते हैं। अब हम जाएंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितनी आई, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए डी प्लस बी डी, यानी ए डी कितना है, 6v प्लस वी टी, यानी ये आया 6v प्लस वी टी। यहां से यहां इतना समझ में आ गया, ए बी। ठीक है, दूसरा एच दे रखा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस, बेस कितना है 6v प्लस वी टी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच बाई 6v प्लस वी टी। अब इसको इधर तो ये यहाँ आ जाएगा, ये h बराबर आ जाएगा आपका 6v प्लस वी टी बाई√3। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब दूसरा जाओ आप किसमें, ट्रायंगल सी बी डी में, सी बी डी इस वाले में गए हम। तो सी बी डी में थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच बाई वी टी। 10 60 की वैल्यू आती है √3 इक्वल टू एच बाई वी टी।
तो h बराबर कितना आया, h बराबर आया √3 इंटू VT, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां भी देखो, यहां भी h बराबर 6v प्लस VT बाई √3 और यहां भी h है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एच एच है तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा, √3VT इक्वल टू 6v प्लस VT बाई √3। अब √3 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर लेंगे, तो √3 इंटू √3 3VT इक्वल टू हो जाएगा 6v प्लस VT। इस VT को उठा के यहाँ ले जाओ, 3VT माइनस VT इक्वल टू 6v। 3VT माइनस VT इक्वल टू आया 2VT इक्वल टू आया 6v। तो यहाँ से देखो, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6v, और यहाँ से 2v को उठा के नीचे ले जाओ, तो t बराबर आया, v से v कैंसिल, 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से देखो सीधी सी बात है, D से B तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, अतः कार द्वारा उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन 24 तक ही कर रहे हैं। इसके बाद भले इसमें 4 क्वेश्चन बच गए हैं, हाँ 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो उन क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगली वीडियो में करते हैं हम। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को कीजिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे सभी बच्चों से एक ही गुजारिश होगी कि वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्रत्येक वीडियो में आप एक ना कोई कमेंट्स ज़रूर कीजिए, चाहे आप इमोजी बना के भेजिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।